Hello everyone, welcome to my channel. If you're new here, I would request you to please stay here for longer because I'm really happy seeing you here. Okay, so this is day 14 of me being consistent. So I'm really proud of myself for that. Okay, so आज हम किसके बारे में बात करने वाले? Today I have a topic to discuss about and the topic is my NEET journey. NEET exam जो होता है मेडिकल के लिए उसके बारे में हम बात करेंगे एंड आई एम गोइंग टू शेयर माय एंटायर जर्नी। मैंने कैसे शुरू किया, कैसे एंटर किया, क्या मेरा रिजल्ट रहा एंड एवरीथिंग एंड व्हाई एम आई शेयरिंग इट राइट नाउ बिकॉज अभी दिसंबर चल रहा है, मिड दिसंबर हो गया और ऑलमोस्ट हर कोचिंग के अंदर सिलेबस इज अबाउट टू गेट फिनिश एंड चिल्ड्रन आर हाईली डीमोटिवेटेड इन दिस पीरियड। जैसा मैंने देखा करता था, मैं मतलब देखा गया है लास्ट मेरे जितने भी बैचेस रहे हैं वो सारे बैचेस में दिसंबर एंड में हम लोग सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं एंड चिल्ड्रन आर वेरी डीमोटिवेटेड ड्यूरिंग दिस फेज. So I know how it feels, and that is why I am going to share my journey so that children can relate. And if they have any sort of doubt, any sort of queries, any sort of even if they are feeling uncomfortable and they want to share something, they can of course share it with me. So let's begin. तो बात करते हैं टेंथ की. हाँ, लेट्स गो बैक टू 2010-11. सो आई वाज दिस 10-11 बैच जब मैं 10वीं कक्षा में थी. सो टेंथ क्लास में मतलब मैं वैसे आई वाज अ गुड स्टूडेंट, अकेडमिकली मैं सही हुआ करती थी. सो इन माय टेंथ क्लास आई गॉट 9.6 CGPA और मेरी ना मैथ्स बहुत खराब थी. आई यूज टू हेट मैथ्स और अभी भी बहुत ज़्यादा खराब है. आई टेल यू वन डे शेयर विद यू कि मुझे नंबर्स देख के कैसा लगता है, तो वो मैं आपसे शेयर करूंगी डेफिनेटली. अभी तो नहीं करते. सो ना मेरे टेंथ में आए थे 9.6 CGPA, जिसमें से 9.8 मेरे एक तो SST में थे, सोशल साइंस जिसको बोलते हैं, और एक थे मैथ्स के अंदर 9.8. बाकी सब में 10 on 10 थे. और आई वॉजेंट एक्सपेक्टिंग दिस स्कोर बिकॉज मेरा जब रिजल्ट आने वाला था तो मेरी बहन मेरा रिजल्ट देखने गई थी एंड शी केम बैक और उसने बोला तू मैथ्स में फेल हो गई है. एंड आई बिलीव्ड और मैं बहुत रोई. भाई ओ शिट, मैं फेल हो गया भाई, ओ भाई ओ भाई, ऐसा हो गया था मेरा. फिर बाद में उसने मुझे बताया कि नहीं नहीं मैं पास हो गई हूँ एंड आई गॉट 9.8 CGPA इन माय मैथ्स सब्जेक्ट. So I was happy, and then comes the time to decide what are you going to take in your 11th and 12th. कौन सी स्ट्रीम में आप जाना चाहोगे, whether you are going to choose humanities, commerce or science. नाउ द क्वेश्चन अराइजेज, मेरे घर में ना कोई खास पढ़ा लिखा है नहीं, किसी की पढ़ाई से ना इतना लेन देन है नहीं भाई. ठीक, तो ऐसा कोई सजेस्ट करने वाला तो था नहीं कि क्या लेने का है, कि वेदर आई शुड टेक साइंस, ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स. बट इतना था कि ह्यूमैनिटीज तो नहीं लेनी, क्योंकि ह्यूमैनिटीज तो वो लोग लेते हैं जो पढ़ने में वीक होते हैं एंड आई वॉज अ रियली गुड स्टूडेंट, ऐसा मानते हैं. पर अभी मुझे पता है कि ऐसी ये बात बहुत गलत है. ह्यूमैनिटीज कोई भी ले सकता है. यू कैन बी स्मार्ट, यू कैन बी डम, यू कैन बी एवरेज, यू कैन बी एनीथिंग एंड यू कैन टेक ह्यूमैनिटीज और साइंस, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई. ठीक है, इसके बारे में बाद में डिटेल में बात करेंगे, पर मैं ऐसा बिल्कुल ही नहीं बोलूंगी कि जो डफर होते हैं, जो बेवकूफ होते हैं, वही ह्यूमैनिटीज लेते हैं. आई स्ट्रांगली डिसएग्री ऑन दिस पॉइंट. सो हाँ, तो कौन सी स्ट्रीम लेने की है, तो ह्यूमैनिटीज आउट. अब कॉमर्स में ऐसा होता है कि SST मेरे को वैसे भी कम पसंद थी, तो मेरे को ऐसा लगता है अच्छा इसमें इको इको आती है तो वो भी नहीं होगी अपन से, उसको भी आउट करते हैं. फिर आता है साइंस. अब साइंस में PCM और PCB बचता है. PCM आई कैन नॉट टेक बिकॉज आई हेट मैथ्स, मुझे कुछ समझ नहीं आती है, तो PCM तो लेनी नहीं थी. अब बचता क्या है, PCB. सोचा ठीक है भाई PCB ले लेंगे. पीसी में भी मेरे को डर था कि भाई फिजिक्स तो जान ले लेगी मेरी, बट ठीक है यार अब क्या ले, PCB लेनी पड़ेगी, तो आई चोज PCB. फिर 11th और 12th का हो गया, स्मूथ चला, कोई दिक्कत नहीं है. 12th में आई गॉट अराउंड 83%, ऐसा कोई परसेंटेज था. और बायो मैंने शायद बायो और इंग्लिश मैंने टॉप किया था अपने स्कूल में. सो दैट वाज द स्टोरी. अब मैंने गांव से पढ़ाई करी थी, तो अब लोग ऐसे बोलते हैं कि अच्छा ठीक है PCB लिए है, अब इसके बाद तो डॉक्टर बनते हैं. अच्छा डॉक्टर बनते हैं, ठीक है. तो मेरे पापा ने मुझे भेज दिया कोचिंग के लिए शहर. तो पापा ने मुझे शहर भेजा और उसके बाद में वहाँ पे मैंने पढ़ाई करी. यार मैं झूठ नहीं बोलूँ, मैंने बहुत पढ़ाई करी भाई, मैं गधों की तरह पढ़ती थी. सुबह से 6:30 बजे वैन आ जाती थी, कोचिंग जाते थे, बहुत बढ़िया कोचिंग में मैं जाती थी, रेप्यूटेड, नाम तो नहीं लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है, मैं वहाँ जाती थी, वापस आती थी, आने के बाद में खाना वाना खा के थोड़ा सा रेस्ट करके फिर पढ़ती थी. फिर डिनर करने के बाद में फिर सो जाती थी, फिर रात में 2 बजे 2:30 बजे उठ के फिर सुबह 6:30 बजे तक पहला स्लॉट लगाती थी. भाई मैंने बहुत ही गंदी तरीके से पढ़ाई करी. फिर आता है एग्जाम देने का डेट. सो आई वेंट फॉर माई AIPMT एग्जाम. तब 2 एग्जाम लगते थे, एक तो लगता था AIPMT ऑल इंडिया लेवल का और एक लगता था RPMT राजस्थान लेवल का. तो मेरा पहला AIPMT लगा. तो मैं जब AIPMT एग्जाम देने गई, तो व्हेन आई वाज आउट ऑफ दिस माय एग्जाम सेंटर, तो आई स्टार्टेड क्राइंग. भाई बहुत ही गंदा रोई मैं तो. ठीक है, कि मेरे को पेपर नहीं देना, मेरे बस का नहीं है. मैंने इतने लोग देखे एंड आई वाज नॉट एबल टू प्रोसेस की वो शिट, इतने सारे लोगों के साथ मेरा कंपटीशन है. तो मैं ऐसे डर गई, मेरे को पेपर नहीं देना, घर ले चलो घर ले चलो घर ले चलो. फिर चाचा गए थे मेरे साथ, उन्होंने बोला नहीं नहीं पेपर तो देना पड़ेगा. ठीक है यार,
आई एंटर्ड इनटू द एग्जाम हॉल और मेरे को ऐसा था कि यार फिजिक्स तो मेरी वीक ही थी, हाँ, सुधरी नहीं एक साल में। तो ऐसा था कि फिजिक्स तो मेरी वीक है, तो मैं फिजिक्स पहले अटेम्प्ट नहीं करूंगी, आई अटेम्प्ट बायोलॉजी एंड देन केमिस्ट्री एंड देन फिजिक्स, ऐसा। तो आई टर्न दिस फर्स्ट पेज इंस्ट्रक्शन के पीछे, तो पहला जो सेक्शन है वही फिजिक्स का आया। ऐसा नहीं कि हमेशा फिजिक्स का पहला सेक्शन आता है, ठीक है, तो फिजिक्स का सेक्शन आया। अब मेरे को ऐसा लगा कि चलो यार देखना तो पड़ेगा, तो मैंने क्या किया, फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया, जो कि मेरी सबसे बड़ी गलती थी, ठीक है। मैं जिस सेक्शन में कॉन्फिडेंट नहीं थी मैंने वो सेक्शन स्टार्ट करा, क्योंकि आई पैनिक्ड इन दैट सिचुएशन। तो मैंने पहला क्वेश्चन स्टार्ट करा और मुझे याद है स्ट्रांगली कि जब मैंने पहला क्वेश्चन करा तो मेरा आंसर निकला था, लेकिन वो जो आंसर मेरा था वो किसी ऑप्शन में नहीं था चारों में। आई अगेन पैनिक, ओ शिट यार, अब मैं क्या करूं। फिर मैंने उस क्वेश्चन पे थोड़ा टाइम वेस्ट करा, आंसर नहीं आया, फिर आई मूव फॉरवर्ड टू सेकंड क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन पे गई, फिर दूसरे क्वेश्चन में मेरा आंसर आ गया, मेरे को ऑप्शन में मिला, मैंने वो टिक कर दिया, मुझे नहीं पता वो सही था या गलत, मैंने चेक भी नहीं करा। फिर तीसरा क्वेश्चन, ऐसे करके ना मैंने आधे घंटे 30 मिनट की ऐसे ऐसे कर दी खत्म। अब मुझे बताया 30 मिनट्स आउट ऑफ द कंपटीशन, तो मैं ऐसा दुखी होकर मैंने कैसे कैसे भी करके पेपर तो लगाया। फिर मैं बाहर निकली, मैंने चाचा को क्लियर कर दिया, भाई नहीं होगा मेरा इसमें। बोला अच्छा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आरपीएमटी बचा है। फिर मेरा आया आरपीएमटी एग्जाम देने की बारी, तो मैं आरपीएमटी एग्जाम देने के लिए गई और वो जो आरपीएमटी का पेपर था, आई वॉज, मतलब अभी मैं बता रही, आई वॉज कॉन्फिडेंट कि मेरा पेपर अच्छा हुआ है, और मैंने घर आके बोला था कि हाँ यार इसमें तो कोई ना कोई रैंक तो अपनी निकल ही जाएगी, ऐसा कुछ। फिर उसका रिजल्ट का डेट आया और मैं ऐसा कॉन्फिडेंट थी यार, है ना। पर आरपीएमटी में ना बहुत ही गंदा कुछ भी सिलेबस देते थे भाई, कुछ भी रैंडम क्वेश्चन आ जाए, इतना डिटेल्ड एनिमल किंगडम, इतना डिटेल्ड प्लांट किंगडम, ये जो चैप्टर्स है भाई, मैंने सब कुछ रटा था, पर वो कुछ भी आ गया यार बाहर से, तो शायद एक दो क्वेश्चन पर मेरे को ऐसा लगा कट ऑफ कम जाएगा और मेरा हो जाएगा, पर शायद मैं कुछ नंबरों से रह गई, कुछ नंबरों से। और फिर मेरा चालू हुआ रोना, अरे भाई अरे भाई अरे भाई, मेरे से तो नहीं हो पाया, मैं तो फेलियर हूँ, मैं तो ऐसे हूँ, मैं तो वैसे हूँ। सो दैट वाज माय फर्स्ट बिग फेलियर स्टोरी। अब आप ध्यान से देखो, मतलब आई वॉज अ स्कॉलर इन 10th क्लास, 9.6 CGPA। 12th में मेरे 83 परसेंटेज थे, तब आज के कितने 2012-13 का बैच है, तो तब 83 परसेंटेज बहुत मायने रखते थे, ठीक है। और वो मेरे परसेंटेज थे, तो आई वॉज अ गुड स्टूडेंट अकेडमिकली, और मेरे जैसे बच्चे से यही एक्सपेक्ट करा जाता है कि ये जो एग्जाम लिखेगा उसको क्लियर करेगा, बाय डिफॉल्ट, पीरियड खत्म, इसके बाद में कोई और बात नहीं करता है। तो मैंने जब वो एग्जाम क्लियर नहीं करा ना, तो आसपास के लोगों से बहुत सुनने को मिला कि अच्छा इसने तो एक साल तैयारी करी थी, ये तो वहां गई थी, ऐसा करा था, ये तो इतनी बड़ी कोचिंग में पढ़ती थी, इसका नहीं हुआ, नहीं हुआ, आसपास वाले लोग ऐसे बोलते थे। तो मेरे को ऐसा सही सा नहीं लगता था, और मेरे को ना तब ऐसा फील हुआ कि यार अब मेरे से ये नहीं हुआ तो अब मैं क्या करूंगी लाइफ में, मतलब अगर पीसीबी के बाद में डॉक्टर नहीं बने तो अब तो कोई करियर चॉइसेस ही नहीं है। ये मैं बेवकूफ थी और कोई मुझे बताने वाला नहीं था कि यार अगर पीसीबी आप लेते हो और अगर आप डॉक्टर नहीं बनते हो, स्टिल देयर आर सेवरल करियर चॉइसेस। पर ये मेरे को पता नहीं थी, मेरे को एक करियर चॉइस पता थी, एंड दैट वाज कि जो डॉक्टर नहीं बनता और पीसीबी लेता है उसके बाद वो बीएससी करता है। मुझे इतना ही पता था, इसके अलावा मुझे कुछ पता नहीं था। फिर बीएससी करने के लिए मेरे पापा ने मुझे, मतलब कोई गवर्नमेंट कॉलेज से भी मैं कर सकती थी, वो एक रीजनल एजुकेशन का कॉलेज है कोई, ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज है, और मैंने उसका एग्जाम दिया था, और उसका एग्जाम का रिजल्ट आया नहीं, उससे पहले पापा ने मेरा बनस्थली यूनिवर्सिटी निवई में एडमिशन करा दिया था, वेरी एक्सपेंसिव यूनिवर्सिटी, पर पापा ने मेरा वहाँ पे एडमिशन करवाया। फिर मुझे पता चला कि वो जो रीजनल एजुकेशन है अजमेर में, ये यूनिवर्सिटी, और उसमें मेरा ऑल इंडिया रैंक 23 के आसपास आई थी। फिर लेकिन मेरा बनस्थली के अंदर फीस वीस हो गई, मैं हॉस्टल में सेटल हो गई, तो पापा ने बोला रहने देते हैं, इसी में कर ले, तो मैंने उसमें कर लिया। अदरवाइज उसमें मेरा इंटीग्रेटेड कोर्स था, बीएससी एमएससी साथ में होता। फिर मैंने बनस्थली से बीएससी करी, बीएससी बीएससी के सेकंड या थर्ड ईयर में मेरे को ऐसा चुल सी मची, ओ शिट आई डोंट वांट टू डू बीएससी, आई डोंट वांट टू स्टडी साइंस नाउ। तो मैंने पापा को बोला मेरे को पढ़ना है सोशल वर्क। पापा ने बोला व्हाट, का सोशल वर्क, समाज सेवा करेगी, मैंने कहा सोचा तो यही है फिलहाल तो। फिर उसके बाद में मैं बड़ौदा के अंदर एक यूनिवर्सिटी है, महाराजा सयाजी राव ऐसे करके, वेरी गुड डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क, मतलब शायद इंडिया का वन ऑफ द फाइनेस्ट डिपार्टमेंट है सोशल वर्क वहाँ पे। आई वेंट देयर, रोट माई रिटन एग्जाम, एंड मेरा रिटन एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, क्योंकि ऑब्वियसली मेरा बैचलर साइंस से है और मैं मास्टर्स के लिए वहाँ जा रही थी, और मास्टर्स इन सोशल वर्क के लिए जो एग्जाम लगेगा उसमें सोशल वर्क के क्वेश्चन आएंगे, और मुझे उसके बारे में नहीं पता था। फिर उस ऐसा हुआ कि अच्छा क्या करने का है, फिर लगा कि ठीक है बीएससी के बाद क्या करते हैं, एमएससी करते हैं। फिर ऐसा था एमएससी या तो बॉटनी में करो, या जूलॉजी में करो, या केमिस्ट्री में करो, जो 3 सब्जेक्ट मेरे पास बीएससी में थे। तो मेरे को ऐसा लगा ये तो मेन स्ट्रीम है, अपन नहीं करेंगे, अपन करेंगे कुछ नया। उसमें मैंने 2 स्ट्रीम चूज़ करी, एक तो थी माइक्रोबायोलॉजी, एक थी बायोटेक्नोलॉजी, कि इन दोनों में से कुछ एक करेंगे यार। फिर ऐसा था माइक्रोबायोलॉजी में ज़्यादा जानवर हो जाएंगे, वायरसेस, बैक्टीरिया, पैथोजेंस वगैरह, तो आई चोज़ बायोटेक्नोलॉजी कि ठीक है यार इमर्जिंग ब्रांच है, मज़े आ जाएंगे। मैंने एमएससी करी बायोटेक के अंदर।
फिर मुझे पता चला इंडिया के अंदर तो बायोटेक का स्कोप ही नहीं है। ओह शिट! अगर नौकरी मिलेगी तो 10-15 हज़ार से ज़्यादा की मिलेगी नहीं। फिर कॉलेज में बहुत सारी कंपनीज़ आई, प्लेसमेंट हुए। एक मेरे को नोएडा की कंपनी थी, उसमें मेरा प्लेसमेंट हुआ, वाज़ गिविंग अ गुड पैकेज, लेकिन पापा ने अलाउ नहीं किया जाने के लिए। फाइन, नॉट अ बिग प्रॉब्लम। मैंने पूछा भी नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि मुझे पता था पापा अलाउ नहीं करेंगे। फिर उसके बाद में दूसरी नौकरी लगी, फिर वो नौकरी से मैं सैटिस्फाई नहीं हुई। फिर आई एंटर्ड इनटू दिस टीचिंग थिंग। फिर मैंने स्कूल टीचिंग से शुरू करा, उसके बाद आई एंटर्ड इनटू कोचिंग इंडस्ट्री। कोचिंग में बहुत बढ़िया मजे आ गए, बच्चे फैन है अपने, वैसा वाला सीन हो गया। फिर आई नीड आई वांटेड टू शिफ्ट समवेयर, तो अब मैं आई एम बैक टू द स्कूल इंडस्ट्री। तो ऐसा मेरा करियर रहा है। और इस करियर में आपने ये देखा कि आई वॉज अ फेलियर, नीट फेलियर हूँ मैं, है ना। बट आई डू नॉट रिग्रेट इट नाउ, आई डू नॉट हैव एनी रिग्रेट। बच्चों को लगता है, जैसे जो बच्चे अभी शायद अगर देख रहे हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि अगर उनसे नीट नहीं होगा तो नीट के आगे दुनिया नहीं है। भाई, मैं नीट वाले बच्चों को पिछले 4-5 सालों से पढ़ा चुकी हूँ। 27-28 लाख बच्चे पेपर दे रहे हैं, 50-55 हज़ार सीटें हैं, 1% के आसपास सिलेक्शन रेट है। तुम्हें क्या लगता है तुम सच में उस 1% में हो? और अगर तुम उस 1% में नहीं हो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुमने मेहनत नहीं करी है। भाई, सबने मेहनत करी, मैंने खुद ने मेहनत करी थी। ठीक है, मैं इतने सालों से बच्चों को देखते हुए आ रही हूँ, कितने बच्चे हैं जो सुबह से लेकर शाम तक दे आर कंटिन्यूसली वर्किंग हार्ड यार, फिर भी नहीं होता है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि यू वर नॉट पुटिंग योर एफर्ट्स, या फिर यू आर नॉट गिविंग योर 100%। ऐसा नहीं है भाई। बच्चों को ऐसा लगता है कि भाई सब कुछ करने के बाद मेरा नहीं हुआ। अभी मैं जिस एरिया में रहती हूँ, वहाँ पे आजू बाजू में सिर्फ कोचिंग सेंटर्स है, सिर्फ बच्चे हैं जिनको मैं सुबह शाम दोपहर रात देखती हूँ। ठीक है, और वो बच्चे लिटरली, मतलब उनके चेहरों से स्माइल हट गई है। ठीक है, आई कैन नॉट सी एनी ऑफ देम स्माइलिंग। वो कोचिंग से आते हैं, वापस जाते हैं, कोई हंसता ही नहीं है यार। ठीक है, तो दुनिया यहाँ खत्म नहीं होती। अगर आप एक एग्जाम फेल करते हो, इसका मतलब ये नहीं है दैट दिस इज द एंड। नो भाई, इसके आगे काफी कुछ लिखा हुआ है। एंड देखो यार, मतलब वही बात है कि डेस्टिनी है, भगवान ने जो लिखा है वो तो होगा ही। ठीक है, और अगर मेरा जैसे डॉक्टर बनना नहीं लिखा था तो मैं नहीं बनी डॉक्टर। ठीक है, पर इसका मतलब ये थोड़ी कि आई एम ए फेलियर राइट नाउ। आई एम हैविंग अ गुड जॉब, अ वेरी स्टेबल जॉब। अगर देखे तो पे वाइज तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा नहीं कि मैं अब घर पे बैठे हुए पैसा नहीं कमा रही हूँ या फिर मैं तो फेलियर हूँ, भाई नहीं। ठीक है, अगर आप एक एग्जाम फेल करते हो तो देर आर मेनी अपॉर्चुनिटीज, भाई बहुत है, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा, कुछ ना कुछ तो आप कर ही लोगे। सो ये उन्हीं बच्चों के लिए कि अगर आपको अभी ऐसा फील हो रहा है कि यार मेरे से नहीं होगा, मुझसे नहीं हो पा रहा, मेरा तो इतना ही स्कोर बैठ रहा है, मैं तो इतना इससे ज्यादा कर ही नहीं पा रहा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। गिव योर 100%, आप जितना दे पा रहे हो उतना दीजिए। ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। डू नॉट फील डिप्रेस्ड। ऐसा मत सोचना कि यार मुझसे नहीं हो पाएगा, अब क्या होगा, अब मैं क्या करूंगा, कैसे करूंगा, क्या होगा, नहीं सोचना है। और अगर आपके दिमाग में ऐसा थॉट गलती से भी आ रहा है ना, प्लीज कमेंट डाउन। आप या तो कमेंट कर सकते हो, आई डेफिनेटली हैव अ कॉन्वर्सेशन विद यू, अदरवाइज यू कैन डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल। तो अगर आपको वीक फील हो रहा है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, इवन अगर आपको टाइम टेबल चाहिए कि ये सब्जेक्ट कैसे पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, कितनी देर तक पढ़ना है, किस स्लॉट में पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, इसी को इस तरीके से क्यों पढ़ना है, वो सारी चीजें आई कैन क्लियरली गिव यू। मैं आपको एक आउटलाइन बना के दे सकती हूँ, बिकॉज आई हैव वर्कड एज ए नीट मेंटोर एज वेल फॉर सेवरल इयर्स। तो मैं यही बोलूंगी कि डू नॉट फील लाइक दैट। अगर ऐसी कोई फीलिंग गलती से भी आ रही है, प्लीज टॉक टू द पर्सन आप जिससे क्लोजेस्ट या सबसे ज्यादा कनेक्टेड फील करते हो, उससे बात करो। ही और शी इज डेफिनेटली गोइंग टू मेक यू कंफर्टेबल। सो दैट वाज माय फर्स्ट बिग फेलियर स्टोरी। सो अब मुझे ऐसा लगता है कि मैंने सब कुछ तो शेयर कर दिया भाई। मेरा फेलियर शेयर कर दिया, मेरी सबसे बड़ी एम्बैरेसिंग फर्स्ट पीरियड स्टोरी शेयर कर दी। अब क्या बच गया है? वैसे बहुत कुछ है मेरी लाइफ में अभी भी शेयर करने को, बट लेट्स सी, धीरे धीरे करके सारी स्टोरीज आई एम गोइंग टू शेयर विद यू। सो आज के लिए इतना ही है। दैट वाज दिस अबाउट दिस वीडियो। कल हम फिर से मिलेंगे। आज संडे, संडे इवनिंग है ये। कल से फिर मंडे शुरू हो रहा है और मैं बहुत दुखी हूँ। आई हेट मंडेज भाई। मंडे को बहुत गंदी फीलिंग आती है मेरे को, क्यों ऑफिस जाना पड़ रहा है, बट ठीक है, खाना है भाई, कमाना है। ठीक है, सो आई मीट यू टुमारो। ना, आज मैंने वीडियो लेट रिकॉर्ड करा है, मैं जस्ट अभी रिकॉर्ड करते ही मैं इसको पोस्ट कर दूंगी। अब हम कल मिलते हैं। ठीक है, टिल देन, बाय गाइस।